हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो सीआरपीसी में हम लोग कहाँ तक पहुँच गए हैं। हम लोगों ने लास्ट अपील ख़त्म किया है। ठीक है, क्या ख़त्म किया है। अपील समझ में आया था कि नहीं। चलो, क्या क्या होता है भैया, अब क्या पढ़ना है हम लोग को। रेफरेंस और रिवीजन। ठीक है, देखो क्या क्या होता है भैया, क्या क्या कर सकते हैं। जजमेंट आने के बाद अपील कर सकते हैं। ठीक, एक होता है रेफरेंस, एक होता है रिव्यू, एक होता है रिवीजन। रिवीजन है, ये होता है ना। क्या क्या है, अपील है, रेफरेंस है, रिव्यू है, रिवीजन है। ये चार चीजें होती हैं। बेसिक अंतर मालूम है सब में, इन चारों में। रिव्यू जो है वो सीआरपीसी में नहीं होता। सीआरपीसी में रिव्यू नहीं होता। क्यों, कौन सा सेक्शन कहता है कि रिव्यू नहीं होता। एक बार जजमेंट जजमेंट कोई पास हो गया, कोई भी जजमेंट अगर पास हो गया, ना ही उसको अल्टर किया जाएगा, ना इसको रिव्यू किया जाएगा। कौन सा सेक्शन बोलता है, सेक्शन 362। इसकी वजह से सीआरपीसी में रिव्यू नहीं होता, ये सिर्फ सीपीसी में अवेलेबल है। ठीक, सीपीसी में कहाँ से है, 96 से फर्स्ट अपील स्टार्ट होती है, सेकंड अपील, थर्ड अपील, फिर अपील ऑर्डर के अगेंस्ट अपील, फिर रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन। सेक्शन 113, 114, 115 ये सीआरपीसी सीपीसी का है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई जरूरत भी नहीं है। यार ये कब खत्म होगा सीआरपीसी यार। बहुत टाइम हो गया, पढ़ाते पढ़ाते खत्म ही नहीं हो रहा। चलो, अब तो एंड पे आ गया। एक्चुअली ऐसा होता है ना, आखिरी तक आते आते आदमी बोर हो जाता है। ठीक है, पढ़ने वाला भी बोर हो गया, पढ़ाने वाला भी बोर हो गया। लेकिन बोर होना नहीं है दोस्त हम लोगों को। ठीक है, अब मंजिल बहुत पास है, 400 के आसपास पहुंचने वाले हैं। अब आगे के ज़्यादा सेक्शन पढ़ने भी नहीं है। दो ही केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बेल एंड बॉन्ड और दूसरा लिमिटेशन पीरियड। ठीक, बस ये दोनों चीज़ें कायदे से हमें पढ़नी है, बाकी तो आगे कुछ है नहीं ऐसा। चलो, क्या है, अपील हम लोग पढ़ चुके हैं। कहाँ से कहाँ तक था, 372 से 394 तक। ठीक, रेफरेंस 395 और 396 केवल दो ही सेक्शन है। रिव्यू होता नहीं है। रिवीजन 397 से 404 5 405। 405। ठीक है, चलो, क्या होता है भाई, रेफरेंस जो होता है ना, रेफरेंस ये ड्यूरिंग द ट्रायल होता है। ठीक है, रिवीजन क्या होता है, ये जजमेंट पास होने के बाद। ठीक, रेफरेंस से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रेफरेंस एंड रिवीजन, ये दोनों चीज हम लोग आज पढ़ेंगे। चैप्टर कौन सा है ये, 33 है, कौन सा है, अब बताइए देख के। चैप्टर कौन सा है भाई, 30 है यार, 30। चैप्टर 30, 29 था ना, अपील 29 था, तो ये 30 हो गया। सेक्शन रेफरेंस के लिए अगर बात करें तो 395, 396। रिवीजन के लिए बात करें तो 397 से 405। ठीक, उसके बाद 406 से ट्रांसफर ऑफ केसेज है। ठीक है, चलो, अब क्या होता है, रेफरेंस क्या होता है भाई, देखो सेक्शन 395 ये बोलता है कि रेफरेंस किसके पास जाएगा। ठीक है, रिफर करके केस किसके पास जाएगा, टू हाई कोर्ट। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, रेफरेंस की पावर, ठीक है, सिर्फ हाई कोर्ट के पास होती है। रेफर आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा ना, हम लोग आपस में भी बात करते हैं कि भाई इसके लिए जो है
क्यों ना हम लोग इस केस के लिए किसी सीनियर एडवोकेट से रेफरेंस ले लेते हैं, ठीक है, वो हमें उसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देंगे। और आपस की लैंग्वेज में भी होता है कि मान लो कोई केस हो, कोई भी मेडिकल का कोई केस होता है तो क्या होता है, अगर कोई जूनियर डॉक्टर है या कोई छोटा हॉस्पिटल है, अगर वो उसको डील नहीं कर पाता है तो वो रिफ़र कर देता है बड़े हॉस्पिटल की ओर, ठीक है। होता है ना कि ज़्यादातर होता है कि भाई वो उनकी तबीयत खराब हुई थी, क्या हुआ, अरे उन्हें तो रेफ़र कर दिया गया है, ठीक है, उन्हें दिल्ली लेके जा रहे हैं, है ऐसे बोलते हैं कि नहीं। तो वही समझ लीजिए कि कहने का मतलब है लॉ में कब रेफरेंस की बात आती है। देखिए कभी भी कोई भी ऐसा एक्ट, कोई भी ऐसा ऑर्डिनेंस, कोई रेगुलेशन, कोई रूल्स कोर्ट को ऐसा लगता है कि यार ये या तो अनलॉफुल है या क्लियर नहीं है कि ये क्या कहना चाहता है, क्या है कि कोई भी एक्ट, रेगुलेशन, रूल्स, ऑर्डिनेंस कोई भी ऐसा है, कोर्ट को ऐसा लगता है, कब लगता है, जब वो कोई भी केस को देख रहा होता है ड्यूरिंग द ट्रायल, ठीक है, ट्रायल के टाइम पे उन्हें ऐसा लगता है कोर्ट को कि जो कि वो क्वेश्चन कब उठता है, उसी ट्रायल के बीच में कोई ट्रायल चल रहा है, ठीक है, ट्रायल के बीच में कोर्ट को ऐसा लगा कि क्या हुआ कि यार कोई एक्ट की बात आई या कोई ऑर्डिनेंस की बात आई, ठीक है, या कोई रेगुलेशन की बात आई है, तो सब सेक्शन 13 के हिसाब से सब लॉ है ना, आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कोई भी एक्ट, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन एक्सेट्रा, ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसके ऊपर इसकी या तो लीगलिटी या वैलिडिटी के ऊपर क्वेश्चन उठता है, ठीक, और ये डिसाइड होना बहुत जरूरी है इस केस को डिसाइड करने के लिए, ठीक है, इस ट्रायल को जो केस चल रहा है उसको डिसाइड करने के लिए इसकी वैलिडिटी चेक करना बहुत जरूरी है, ठीक है, कि भाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये मेरे हिसाब से वैलिड नहीं है, ठीक है, या इसमें कोई लूप होल है, तो क्या करेगी कोर्ट, तो उसको वो रिफर कर देगी इसको हाई कोर्ट को कि आप जो है बताएं, क्यों, क्योंकि भाई उससे पहले ना कि किसी हाई कोर्ट ने ना ही किसी सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिसाइड किया है, इस एक्ट या ऑर्डिनेंस को उस पॉइंट को लेकर डिसाइड नहीं किया है, ठीक है, इसलिए इन्हें भेजना पड़ रहा है कि नहीं। चलिए, और हाई कोर्ट क्या, जब तक के लिए उसे रेफर किया गया हाई कोर्ट को, तब तक के लिए क्या करेंगे, अगर उन्हें लगता है कि भैया केस को उस समय रोक देना चाहिए, उस समय रोक के और उसको या तो फिर जेल भेज देंगे या उसको बेल दे देंगे, तब तक टाइम के लिए जैसा केस होगा उसी हिसाब से, ठीक है, और हाई कोर्ट फिर बाद में उस क्वेश्चन को डिसाइड करके वापस उसे भेज देगा जिस भी कोर्ट ने उसे भेजा होगा, और अगर फिर जो भी कुछ हाई कोर्ट ने डिसाइड किया होगा उसी हिसाब से वो ट्रायल दोबारा चालू कर देगा, ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं। चलो अब लिखते हैं, वही बात दोबारा समझानी पड़ेगी, कोई बात नहीं, क्या इशू क्या है उसमें। देखो अब इसमें दो बातें हैं। पहला पॉइंट कि कोई भी कोड, एनी कोड, अगर इसमें जैसे मैंने अभी बात किया ना, किसी भी एक्ट, रेगुलेशन, ऑर्डिनेंस, रूल्स, एक्सेट्रा, ठीक, इसकी वैलिडिटी को लेके, ठीक है, वैलिडिटी को लेके कोई डाउट उठता है उन्हें, तो क्या करेंगे, तो वो रेफर करेंगे हाई कोर्ट, और इसे डिसाइड होना, उस केस के डिसाइड होने के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, एक तो एक पॉइंट होता है। बी पॉइंट ये है कि अगर कोर्ट ऑफ सेशन या मेट्रोपॉलिटिकल मजिस्ट्रेट, ठीक है, अगर ये ट्रायल कर रहे हैं तो ये रिफर कर सकते हैं किस चीज के लिए, कोई भी एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ, कोई भी क्वेश्चन ऑफ लॉ आता है उसको वो रिफर कर सकते हैं हाई कोर्ट को कि आप ये हमें इस क्वेश्चन ऑफ लॉ पे हमें बता दें। तो समझ में आएगा कि नहीं, कोर्ट ऑफ सेशन, मेट्रोपॉलिटिकल मजिस्ट्रेट किसी भी क्वेश्चन ऑफ लॉ के लिए रिफर कर सकते हैं, लेकिन और बाकी सारी कोर्ट सिर्फ किसी एक्ट, रेगुलेशन, ऑर्डिनेंस, रूल्स या उनकी वैलिडिटी के लिए ही रिफर कर सकते हैं, वही पूछने के लिए केवल रिफर कर सकते हैं। अगर उस एक्ट, रेगुलेशन और उसकी जो क्वेश्चन उसमें उठ रहा है वो पहले से ऑलरेडी किसी कोर्ट ने, किसी भी हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड नहीं किया है, इसलिए समझ में आ रही बात कि नहीं, आई गई होगी, उसमें है ही क्या, पढ़िए। चलिए पहला पॉइंट,
395 reference to high court where any court is satisfied that a case pending before it involve a question as to the validity of any act, ordinance, regulation or of any provision contained in any act, ordinance, regulation. समझ आई बात की नहीं? चलो, the determination of which is necessary for the disposal of the case, उसका determine करना disposal of the case के लिए बहुत जरूरी है. And is of opinion that such act, ordinance, regulation, provisions is invalid, inoperative, और उन्हें ऐसा लगता है कोर्ट को कि या तो ये एक्ट ऑर्डिनेंस जो भी कुछ है या इनवैलिड है या इनऑपरेटिव है, बट हैज नॉट बीन सो डिक्लेयर्ड बाय द हाई कोर्ट. समझ में? टू विच द कोर्ट इज सबऑर्डिनेट और बाय द सुप्रीम कोर्ट. द कोर्ट शैल स्टेट इज सेटिंग आउट इट्स ओपिनियन एंड द रीजन देयर ऑफ एंड रिफर द सेम फॉर द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट. वही कोर्ट क्या करेगी? रेफर कर देगी फॉर द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट. सिंपल सी बात है ना. चलो अगला, ए कोर्ट ऑफ सेशन. दूसरा पॉइंट जो मैंने यहाँ पर लिखा, ए कोर्ट ऑफ सेशन और मेट्रोपॉलिटन में इफ इट और ही थिंक फिट इन एनी केस पेंडिंग बिफोर इट और हिम टू विच द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 डू नॉट अप्लाई refer for the decision of high court any question of arising in the hearing of such case. ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोई भी क्वेश्चन ऑफ लॉ के लिए रेफर कर सकते हैं, लेकिन बाकी सारी कोर्टें सिर्फ एक्ट या ऑर्डिनेंस की इसकी वैलिडिटी चेक करने के लिए रेफर कर सकते हैं. दोनों में अंतर समझ में आया? चलो आ ही गया होगा. Any court making a reference to the High Court under subsection 1 or subsection 2 may pending the decision of the High Court thereon either commit the accused to jail or release him on bail to appear when called upon. ठीक है, या तो उसे जेल भेज दो जब तक के लिए या उसे बेल ग्रांट कर दो, जैसा केस हो उस हिसाब से. Any court making a reference to the High Court under subsection 1 or subsection 2 may pending the decision of the High Court thereon either commit the accused. ठीक तो पढ़ तो दिया. ठीक, अब 396 क्या बोलता है? 396 ये बोलता है डिस्पोजल ऑफ द केस अकॉर्डिंग टू द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट. जैसा हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है उसी हिसाब से आप केस को डिस्पोज ऑफ करें. ठीक है, अगर हाई कोर्ट ने कह दिया नहीं ये एक्ट ठीक है तो ठीक है कि वो वैलिड है तो वैलिड है. अगर बोल दिया कि इनवैलिड है तो इनवैलिड है. ठीक है, उसी हिसाब से आप केस को डिसाइड कर दें. हाँ, और साथ साथ हाई कोर्ट ये भी बताए थी कि भैया जो ये जो डिफरेंस किया गया है उसकी कॉस्ट कौन देगा, खर्चा कौन देगा. ठीक है, वो भी हाई कोर्ट ही बताएगी. ठीक, जिसकी रिक्वेस्ट पे किया जाएगा वही खर्चा देगा. समझे? चलो अब आ जाता है तुम्हारा रिवीजन. समझ में आएगा कि नहीं? रेफरेंस में और कुछ है ही नहीं. ध्यान रखना, ये ड्यूरिंग द ट्रायल होता है. कब होता है? ड्यूरिंग द ट्रायल. चलो यार जल्दी ये खत्म हो, सीपी से स्टार्ट करें यार. ठीक है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं रिवीजन. रिवीजन क्या होता है? देखो, रिवीजन कौन कौन कर सकता है? डिफरेंस में कौन था? हाई कोर्ट. रिवीजन में कौन कौन है? हाई कोर्ट या सेशन जज. ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन नहीं लिखा है, सेशन जज लिखा हुआ है. सेशन जज का मतलब कहीं पे भी सेशन जज इस्तेमाल हो. अपील के टाइम पे पढ़ा था आपने. सेशन जज का मतलब होता है सेशन जज और एडिशनल सेशन जज, क्योंकि दोनों पावर सेम है ना, है कि नहीं? तो सेशन जज का मतलब कौन कौन हो गया? सेशन जज और एडिशनल सेशन जज. तो रिवीजन कौन कौन कर सकता है? ये प्री में बहुत पूछा जाता है. बताइए कौन कौन कर सकता है? हाई कोर्ट और सेशन जज. ठीक, ये कब रिवीजन करते हैं? देखो,
रिवीजन कब किया जाता है? जब भी हाई कोर्ट को या सेशन जज को ऐसा लगे कि कोई भी उसकी सबॉर्डिनेट कोर्ट जो है, ठीक है, इंफीरियर कोर्ट, उसकी जो लोअर कोर्ट है, उससे जो नीचे की कोर्ट है, कि उसके कोई भी जजमेंट पास किया है, ठीक है, या कोई भी वो फाइंडिंग, ठीक है, कोई भी फाइंडिंग या जजमेंट कुछ भी ऐसा पास किया है, कोई ऑर्डर ऐसा पास किया है, ठीक है, जो उन्हें लगता है कि ये गलत पास किया है इसने, ठीक है, तो उसका क्या करेंगे, तो वो उसका रिकॉर्ड मंगवाएंगे, ठीक, उस जजमेंट का, उस फाइंडिंग का, उस ऑर्डर का रिकॉर्ड मंगवा के फिर उसको चेक करेंगे, ठीक है, कि ये सही है कि नहीं है, और फिर उसको वापस भेजेंगे। अगर उन्हें लगा कि ये सही है तो ठीक है, अगर सही नहीं है तो जो भी कुछ उसको एग्जीक्यूशन के लिए जो ऑर्डर उन्होंने पास किया, जो जजमेंट पास किया है, उसको एग्जीक्यूशन को सस्पेंड कर देंगे, वहीं रोक देंगे। समझे कि नहीं? मान लो लोअर कोर्ट ने, जज साहब ने पैसा खा के कोई जजमेंट पास कर दिया, ठीक है, विदाउट एनी रिकॉर्ड, ना कोई रिकॉर्ड था, ना फाइंडिंग थी। अरे भाई, किसी जजमेंट पे आने के लिए फाइंडिंग भी तो होनी चाहिए, रीज़न भी तो होनी चाहिए। बिना किसी रीज़न के, बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी एविडेंस के आपने जो है पैसा खा के क्या कर दिया, किसी के फेवर में जजमेंट दे दिया, तो वो डिवीज़न के लिए डाल सकता है। डिवीज़न के लिए डालेगा तो हायर कोर्ट उसे चेक करेगी, ठीक है, चेक करेगी तो उन्हें पता चल जाएगा कि ये जो जजमेंट या ऑर्डर या फाइंडिंग जो है वो वैलिड है कि नहीं है, ठीक है। अगर वो वैलिड नहीं हुई तो उस ऑर्डर का या उस जजमेंट का एग्जीक्यूशन रोक दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा, ठीक है, जब तक के लिए, जब तक उसकी वैलिडिटी चेक नहीं हो जाती, ठीक। ये होता है, ये क्या होता है, ये आफ्टर द ट्रायल होता है, ठीक है। ये ट्रायल होने के बाद की बात है। वो रेफरेंस जो होता है वो ड्यूरिंग द ट्रायल होता है कि नहीं? चलो पढ़ो, एक बार में समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं होता है इसमें। कॉलिंग फॉर रिकॉर्ड टू एक्सरसाइज पावर ऑफ रिवीजन, कि भैया जब भी जिसके पास भी पावर ऑफ रिवीजन है, किसके पास है? यस, हाई कोर्ट और सेशन जज के पास। तो ये अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हुए क्या करेंगे, रिकॉर्ड को कॉल करेंगे। किस लिए? कि कोई भी फाइंडिंग, कोई भी जजमेंट, कोई भी ऑर्डर, उसकी वैलिडिटी चेक करने के लिए, ठीक है, उसकी लीगलिटी चेक करने के लिए, ठीक है, कि वो ठीक है कि नहीं है। अगर वो ठीक नहीं पाया गया तो क्या करेंगे, तो उसको, उसका एग्जीक्यूशन, उस जजमेंट का, उस ऑर्डर का एग्जीक्यूशन रोक देंगे, ठीक। पढ़ डालो, यही बात लिखी हुई है। द हाई कोर्ट or any session judge may call for or examine the record of any proceeding before any inferior criminal court situated within its or his local jurisdiction for the purpose of satisfying itself or himself as to the correctness, किस चीज के लिए? correctness, legality और propriety of any finding, sentence or order recorded or passed, and as to the regularity of any proceeding of such inferior court, and may, when calling for such record, direct that the execution of any sentence or order be suspended, and if the execution is in confinement, that he be released on bail or his own bond pending the examination of the record। और अगर वो जेल में है, कौन? एक्यूज जेल में है और उन्हें लगा कि भाई सही नहीं है जेल में, तो उसे बेल पे छोड़ दिया जाएगा। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसका एक्सप्लेनेशन बोलता है कि मजिस्ट्रेट में दोनों ही मजिस्ट्रेट आएंगे, चाहे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो चाहे जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, ठीक है, किसी के भी उसका बस इंफीरियर होना चाहिए, ठीक है, उससे लोअर होना चाहिए। अब इसका सबसेक्शन 2 बोलता है कि पावर ऑफ रिवीजन जो होता है वो इंटरलोकेटरी ऑर्डर में एक्सरसाइज नहीं किया जाएगा। कोई भी इंटरलोकेटरी ऑर्डर कोई भी अथॉरिटी पास करती है, ठीक है, ये जो है रिवीजन की पावर जो है वो इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स में नहीं लगेगा। ठीक, इस पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक। सीपीसी में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो
The power of revision conferred by subsection 5 shall not be exercised in relation to any interlocutory order passed in any appeal, inquiry, trial or other proceeding. ठीक है। और इसमें थर्ड पॉइंट ये बोलता है कि अगर किसी को भी, चाहे हाई कोर्ट को या सेशन जज को, किसी को भी अगर आपने एप्लीकेशन दी है रिवीजन की, ठीक है, और उसने उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया है, तो दोबारा एप्लीकेशन वो आदमी नहीं दे सकता। ठीक। पावर टू ऑर्डर इंक्वायरी 398, ठीक है। 398 में क्या है? 398 बोलता है कि अगर कोई भी कंप्लेंट जो है, 398 ये बोलता है कि अगर कोई भी कंप्लेंट मजिस्ट्रेट साहब ने डिसमिस कर दी है 203 में या 204 में, ठीक है, 203 या 204 के अंदर मजिस्ट्रेट साहब ने कोई भी कंप्लेंट डिसमिस कर दी है, और कोर्ट को, जब कोर्ट ने पावर ऑफ रिवीजन एक्सरसाइज किया तो ऐसा लगा कि डिसमिसल सही नहीं है, तो फिर वो क्या करेंगे, वो सीजीएम साहब को या किसी और मजिस्ट्रेट को ऑर्डर कर देंगे कि भैया तुम इस पे फर्दर इंक्वायरी करो। ठीक है, इंक्वायरी फिर से करो और देखो ये क्यों इन्होंने डिसमिस कर दी। ठीक, पढ़ो। ऑन एग्जामिनिंग एनी रिकॉर्ड अंडर सेक्शन 397, जब 397 के अंदर उन्होंने कोई भी रिकॉर्ड एग्जामिन किया या अदरवाइज, द हाई कोर्ट और सेशन जज में डायरेक्ट द सीजेएम बाय हिमसेल्फ और बाय एनी ऑफ द मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम टू मेक and the CJM may himself make or direct any subordinate magistrate to make further inquiry into any complaint which has been dismissed under section 203 or subsection 4 of section 204 or into the case of any person accused of offence who has been discharged। समझे कि नहीं? या कोई भी केस में जिसमें उसे डिस्चार्ज कर दिया गया है एक्यूज को, लेकिन इससे पहले जो पर्सन को डिस्चार्ज किया गया था ना, इसका प्रोविजन ये बोलता है कि जिस आदमी को डिस्चार्ज किया गया था उसको एक बार सुना जरूर जाएगा, ऐसा कोई ऑर्डर करने से पहले। ठीक है, राइट टू हियर तो है ही उसके पास, सुना तो जाएगा ही एक बार कि क्यों ना फिर से ये ऑर्डर किया जाए। ठीक है, क्यों ना मेरे खिलाफ दोबारा ऑर्डर किया जाए, मैं डिस्चार्ज हो चुका हूँ। 399 सेशन जज पावर ऑफ रिवीजन। ठीक है, 399 ये बोलता है कि सेशन जज की पावर ऑफ रिवीजन क्या होगा। सेम एज हाई कोर्ट, क्या होगा? जो हाई कोर्ट के पास है वही होगा। 400 ये बोलता है एडिशनल सेशन जज की पावर ऑफ रिवीजन क्या होगा। ठीक है, तो ये बोलता है सेम एज सेशन जज, जैसे सेशन जज के पास होगी वही। ठीक, 401 ये बोलता है कि भैया हाई कोर्ट पावर ऑफ रिवीजन, हाई कोर्ट पावर ऑफ रिवीजन, ये हाई कोर्ट के पास पावर ऑफ रिवीजन में क्या क्या है। ठीक, 401 ये बताता है। इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्टली में पूछ दिया जाता है कि हाई कोर्ट की पावर ऑफ रिवीजन कहाँ पे है। यही है ना, हाई कोर्ट पावर ऑफ रिवीजन। इसमें क्या दिया हुआ है? सबसे पहला पॉइंट ये बोलता है कि सेम पावर एज इन अपील, सेम पावर एज इन अपील। अपील के टाइम पे जो पावर होती है ना हाई कोर्ट के पास, अपील के केस में जो पावर होती है वही सारी पावर रिवीजन में है। ठीक है, ध्यान रखना क्या है कि वही सारी सेम पावर है जो उसके पास अपील में होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ लिमिटेशंस भी हैं जो आगे के सबसेक्शंस में इसमें दी हुई हैं। ठीक, क्या क्या है भाई? इंटरलोकेटरी ऑर्डर भी इसी में दिया हुआ, इसमें भी दिया हुआ। नहीं, इसमें नहीं दिया हुआ। एक बार दे दिया तो दोबारा क्यों देंगे? ठीक है, चलो क्या क्या है सब लिमिटेशन, क्या क्या है कि कोई भी ऑर्डर पावर ऑफ रिवीजन का एक्सरसाइज करते समय हाई कोर्ट कोई भी ऐसा ऑर्डर पास नहीं करेगी जो एक्यूज को प्रीजुडाइज कर रही है, अनलेस एंड अनटिल उसे एक बार
अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, पहले उसे सुना जाएगा, तब कोई आप उसके अगेंस्ट में ऑर्डर पास कर पाएंगे, पहली बात। ठीक है, समझे कि नहीं? क्योंकि डिवीजन में पार्टी को सुनने का उसमें राइट नहीं होता उनके पास, ठीक है, कि हमें सुना ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, लेकिन आप उसके अगेंस्ट में कोई ऑर्डर पास कर रहे हैं एक्यूज के अगेंस्ट में, तो एक बार उसे सुना जरूर जाएगा। दूसरी बात, हाँ, कि हाई कोर्ट के पास इसमें पावर नहीं है कि एक्यूटल को कन्वर्ट करके कन्विक्शन में चेंज कर दें, जबकि अपील में ये पावर थी। ठीक है, क्या है? नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू ऑथराइज द हाई कोर्ट टू कन्वर्ट ए फाइंडिंग ऑफ एक्यूटल इनटू वन ऑफ कन्विक्शन, जबकि अपील के केस में उनके पास थी, लेकिन इसमें ये पावर नहीं है। डिवीजन का इस्तेमाल करते हुए वो किसी एक्यूटल को कन्विक्शन में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर किसी के पास अपील का राइट है, ठीक है, अगर किसी के पास अपील का राइट है, तो फिर वो, और उसे ये बात मालूम नहीं थी कि मेरे पास अपील का राइट है, ठीक है, और उसने उस मिस्टेक में क्या कर दिया, रिवीजन के लिए अप्लाई कर दिया। ठीक, रिवीजन के लिए अप्लाई कर दिया, और कोर्ट को ऐसा लगा, कोर्ट ने जब देखा कि अरे भाई तुम्हारे पास तो इसमें रिवीजन की, अपील की पावर थी, रिवीजन क्यों किया? दोनों में अंतर क्या होता है? अपील में भाई तुम्हें सुना जाएगा, ठीक है, तुम अपना केस रख सकते हो कि माय लॉर्ड क्यों ऐसा किया जाए, ठीक है, क्यों मैंने अपील की, आपकी बात सुनी जाएगी। रिवीजन में थोड़े सुना जाएगा, है? रिवीजन में तो बस फाइल आ गई कोर्ट के पास और वो अपने हिसाब से ऑब्जर्व करेंगे, उन्हें ऐसा लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो कुछ नहीं। तो आपके पास अपील में ज़्यादा पावर है कि नहीं? अपील में आप अपना केस पेश कर सकते हैं कि क्यों आपने अपील की है, रिवीजन में थोड़े आपको मौका मिलेगा। तो इसलिए अपील ज़्यादा बड़ी चीज़ है कि नहीं? तो अगर आपके पास अपील का राइट था, आपने अपील नहीं की, रिवीजन कर दिया, कोर्ट को ऐसा लगा कि आपसे मिस्टेकली ऐसा हुआ है, तो वो आपकी एप्लीकेशन ऑफ रिवीजन को पिटीशन ऑफ अपील मान के भी उसको अपील मान लेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ रिवीजन जो आपकी आई थी और कोर्ट को ऐसा लगा इसमें आपका अपील का ऑप्शन था, लेकिन आपको बाय मिस्टेकली आपने रिवीजन के लिए अप्लाई कर दिया है, रिवीजन के लिए एप्लीकेशन दे दी है, तो वो उसी को एप्लीकेशन ऑफ रिवीजन को ही पिटीशन ऑफ अपील मान के अपील की तरह उसको डील करेंगे। ठीक है, चलो, पावर ऑफ हाई कोर्ट टू विड्रॉ और ट्रांसफर रिवीजन केस। ठीक है, क्या है भाई? 402। अब आगे एक सेक्शन काम के नहीं है इसमें, ठीक है, याद कौन कौन सा रखना है आपको इसमें? अरे खाली हो गया क्या? याद कौन कौन सा रखने हैं आपको इसमें? 395, 395 दो ही हैं, ठीक है, दो याद रखने का, और उसमें 397 से लेके 401 तक याद रखना है बस। ठीक है, और कोई याद नहीं रखना। इन्हीं में से आता है और मेंस में भी इसी में से लिखा जाएगा। चलो, 402 क्या बोलता है? 402 ये बोलता है कि मान लो 2 या 2 से ज़्यादा लोग के खिलाफ ऑर्डर पास हुआ था, जजमेंट पास हुआ था, कुछ भी, कोई भी सेंटेंस हुआ था, ठीक है, एक ने रिवीजन के लिए अप्लाई किया सेशन जज में और एक ने अप्लाई किया हाई कोर्ट में। ऐसा भी तो हो सकता है ना, हम दोनों जगह अप्लाई कर सकते हैं। अब एक ने सेशन जज में अप्लाई किया, एक ने हाई कोर्ट ने। अब वो हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि या तो फिर जो सेशन जज के पास है उसको भी अपने पास ले ले केस को, ठीक है, खुद ही डिसाइड करेगा, या तो जो अपने पास है वो सेशन जज को भेज देगा। समझे कि नहीं? तो हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। समझ में आई बात कि नहीं? 2 या 2 से ज़्यादा आदमी थे, एक ने सेशन जज में अप्लाई किया, एक ने हाई कोर्ट में अप्लाई किया। अब हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि या तो फिर अपना जिसने मेरे पास अप्लाई किया उसको भी सेशन जज भेज दो, या सेशन जज को उठा के अपने पास ले लो, खुद डिसाइड कर दो। ठीक है, चलो, यही बोलता है 402। 403 ऑप्शन ऑफ कोर्ट टू हियर पार्टीज। ठीक है, 403 बोलता है, देखो वैसे तो रिवीजन के केस में हमें किसी को भी सुनने का कोई वो नहीं है, हम बाउंड नहीं है हम सुनने के लिए, लेकिन फिर भी अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि सुनना जरूरी है तो भी वो पार्टीज को अलाउड कर सकती है। ठीक, बाकी सब काम के नहीं है। 404 405 देख लीजिएगा। ठीक है, चैप्टर 31 हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केसेस। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, इसमें से कुछ चीज़ें आप प्री में पूछे जाने लगी हैं, पहले नहीं पूछे जाती थी, लेकिन अब थोड़ा 2018 के बाद से ट्रेंड चेंज हो रहा है। ठीक है,
2016 से पहले जो क्वेश्चन पूछे जाते थे अब उनके चांसेस बहुत कम हो गए हैं, अब वो नए क्वेश्चन नई नई जगह से पूछते हैं, ठीक है। और कुछ ही क्वेश्चन डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं, समझे कि नहीं। अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए, प्री भी क्वालिफाई करना है अगर आपको, तो आप ऐसी चीज़ें नहीं छोड़ सकते जहाँ से अब क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। जहाँ से हमेशा से आते हैं वो तो कभी गलत ज़िंदगी में होने ही नहीं चाहिए, उनकी तो गलती की कोई माफ़ी ही नहीं है, समझे नहीं। उसके साथ साथ अब जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं उनको भी पढ़ना है हमें, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जल्दी से ख़त्म करूँ यार इसको अब तो, ठीक है। थैंक यू।